नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं इतिहास में। देखिए, कल की वीडियो में हमने इसका परिचय पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पढ़ा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। काल निर्धारण इसका क्या है, निर्माता और संस्थापक इसके कौन है, और आयात की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थी सिंधु सभ्यता में। इसके साथ ये आद्य ऐतिहासिक में आती है सिंधु सभ्यता। इन सब पढ़ने के बाद हम सभ्यता का विस्तार पढ़ रहे थे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। चलिए, आज की वीडियो में हम इसका विस्तार देखेंगे, प्रमुख स्थल, वर्ष, उत्खननकर्ता, ये सब देखेंगे और मुख्य स्थल भी देख लेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे इसकी इन टॉपिक पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। यदि मैं आपको भारत के मैप के हिसाब से बताऊं, तो देखिए, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी सिरा था वो था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद यदि हम इसके दक्षिणी सिरे की बात करें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, यदि हम इसके पश्चिमी सिरे की बात करें तो बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यदि इसके पूर्वी सिरे की बात करें तो ये पड़ता है मेरठ जनपद में आलमगीरपुर। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में, और दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। और यदि इनकी नदियों की बात करें तो मांडा है चेनाब नदी पर, आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी पर, दैमाबाद पड़ता है गोदावरी नदी पर, और बलूचिस्तान पड़ता है दास्क नदी पर। अब यदि ये जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था ये एक त्रिभुज के रूप में था। देखिए, यदि हम बलूचिस्तान से मांडा को मिला देते हैं और दैमाबाद को मिला देते हैं, इस तरह से देखिए ये एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है हमें।
तो ये जो क्षेत्रफल था इसका सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, ये था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कुछ पुस्तकों में इसे 15 लाख तक भी दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है ये। यदि हम इसकी पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई देखें तो ये है 1600 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1600 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर है। इसके बाद यदि हम मांडा से दैमाबाद यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये लंबाई है 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये 1400 किलोमीटर है। देखिए ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है, और मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि अभी तक इसके 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से हम अब मुख्य स्थलों को देखेंगे कि कौन सा स्थल किस वर्ष उत्खनन हुआ, किस नदी के तट पर पड़ता है, किसने उत्खनन किया उसका, और वो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं वो उनका किस वर्ष उत्खनन हुआ, किसने उत्खनन किया, आज वो किस स्थल कौन कौन सी जगह पर वो है आज वर्तमान में, और नदी कौन कौन सी पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा का जो उत्खनन वर्ष है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले, जिसे आज वर्तमान में साहिवाल बोलते हैं, उस जिले में हुआ, और रावी नदी के तट पर यह पड़ता है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर है। इसके बाद सुतकांगेडोर, जो कि 1927 में उत्खनन कार्य जिसका RL स्टाइन ने किया, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है और दास्क नदी के तट पर है। इसके बाद चनहुदड़ो, ये 1931 में MG मजूमदार ने किया, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर है। इसके बाद रंगपुर, जो कि 1953 में माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कार्य किया, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, मादर नदी के तट पर। कोट दीजी, ये 1935 में धुर्वे ने इसका उत्खनन कार्य किया, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर है। रोपड़, 1953 में YD शर्मा ने इसका उत्खनन किया, पंजाब भारत में पड़ता है। ये देखिए पंजाब एक भारत में है, एक पाकिस्तान में है, जिसे पश्चिमी पंजाब बोलते हैं। सतलुज नदी के तट पर यह पड़ता है। पाकिस्तान में 4 स्टेट हैं, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो उनमें से पश्चिमी पंजाब है, ये पंजाब भारत वाला है। कालीबंगा 1953 में खोजा गया, ए घोष द्वारा, गंगानगर राजस्थान में, और घग्गर नदी के तट पर पड़ता है। लोथल 1955 से 63 में SR राव द्वारा, अहमदाबाद काठियावाड़, भोगवा नदी के तट पर। आलमगीरपुर 1958 में जगदत्त शर्मा द्वारा, मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर। इसके अलावा सुरकोतदा 1972-75 में जगपति जोशी द्वारा, कच्छ गुजरात में पड़ता है। बनवाली 1973 में RS बिष्ट ने इसका खनन किया, हिसार हरियाणा में, जो कि सरस्वती नदी पर। धोलावीरा 1990 से 91 में RS बिष्ट, कच्छ का रण गुजरात में। तो देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर,
इनमें से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे किस प्रकार आएंगे, जैसे कि पूछ लेगा कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो आपको बताना है राय बहादुर दयाराम साहनी। या मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। या सूतकांगेडोर कौन सी नदी पर पड़ता है, तो दास्क नदी पर। इस प्रकार से आपके प्रश्न हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें देखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, ये वर्तमान में कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में कौन सा स्थल पड़ता है। तो देखिए, अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र या स्थल है वो है मुंडीगाक और सोत्रुगई। इसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो पड़ते हैं मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, काकोहो, बालाकोट, रानागुंडई, उल्ली, क्वेटा घाटी, बत्सदात, दमारकोट आदि। इसके बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चनहुदड़ो, जुदीरोदड़ो। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खाना, रहमानगढ़ी, जलीलपुर आदि। पंजाब भारत में रोपड़, चक्र छासी, बाड़ा, संघोल आदि। हरियाणा में पड़ते हैं राखीगढ़ी, बनवाली, मित्ताथल, दौलतपुर, रिसवल आदि। जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सिरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है, बड़ा गांव एवं हुलास सहारनपुर में पड़ता है। तो इसके अलावा बड़ौद बागपत में पड़ता है। राजस्थान कालीबंगा। गुजरात काठियावाड़ में पड़ता है लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास पाटन। कच्छ के रण में पड़ता है धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा। तो चलिए, ये हमने क्षेत्र देखे किस किस, ये पूरा स्थल कौन कौन से क्षेत्र में, यानी आज कहाँ पर पड़ते हैं। अब हम देखते हैं, एक एक स्थल को ले लेते हैं जो मुख्य स्थल है। 5-6 मुख्य स्थलों की बात कर लेते हैं। जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, धोलावीरा हुआ, कालीबंगा हुआ। जो मुख्य स्थल हैं वहाँ पर क्या हमें मिला है, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को जानेंगे, क्योंकि इन स्थितियों को जाने बिना हम किसी भी सभ्यता का या किसी भी जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमको किसी भी काल की 4 चीज़ें मालूम पड़ जाएं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, तो हम उस काल की लगभग अधिकतर उसके सभी जीवन का, सामाजिक जीवन का और इन सभी का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, पहले हम एक एक स्थल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा को। समय की बचत के लिए मैं हड़प्पा से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, तब हम वीडियो को आगे चलाएंगे। देखिए, हड़प्पा पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर पड़ता है हड़प्पा। और इसका जो उत्खनन हुआ था सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन हड़प्पा के विषय में जानकारी दी थी, लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। इनके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया
और वहाँ पर कुछ सभ्यता के होने का अंदाज़ा लगाया। लेकिन इसके बाद 1856 ईस्वी में जेम्स विलियम या वर्टन बंधु जिन्हें कि जेम्स वर्टन और विलियम वर्टन, ये दो सगे भाई थे। ये कराची से लाहौर के बीच, कराची से लाहौर, देखिए कराची से लाहौर के बीच रेल निर्माण का या पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। उस पर पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है पटरियों पर। तो हड़प्पा नामक स्थल पर ये पत्थर खोदने के लिए खुदाई चल रही थी। अचानक वहाँ से ईंटें निकलनी शुरू हो गई। तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा एक नगर है वहाँ पर। उन्होंने ईंटें अपनी पटरियों के कार्य में उपयोग किया ईंटों का, और लंदन में जाकर इन्होंने एक पत्रिका भी छपवाई जिसमें बताया कि भारत में वैदिक काल से पूर्व भी कोई सभ्यता हो सकती है। इसके बाद 1872 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के डायरेक्टर बनकर आए, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। इन्होंने दोबारा दौरा किया हड़प्पा का। इसके बाद 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुए। इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इसके बाद भी उत्खनन कार्य होते रहे। 1927 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया। 1964 के आसपास मार्टिम व्हीलर इन्होंने इसका उत्खनन किया व्यापक स्तर पर। लेकिन जो इसकी खोज कह लीजिए या उत्खनन कह लीजिए, वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कही है। इसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यानी गेहूं और जौ के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छः कमरे की 2 पंक्ति प्राप्त हुई है, यानी कुल 12 कमरे जो जिन्हें अन्नागार बोला गया। ये अन्न रखने के लिए इनका उपयोग होता था। जो हड़प्पा में ही ये 6 कमरे हैं 2 पंक्तियों में। हड़प्पा में अन्न भरने के लिए इनका प्रयोग होता था। जिस प्रकार मोहनजोदड़ो में था उसी प्रकार अन्नागार हड़प्पा में थे। लेकिन यहाँ पर 6 कमरे थे, वहाँ पर एक ही था वो अन्नागार। और लगभग जितना आयतन इन 12 का था उतना ही उस एक का था जो मोहनजोदड़ो में मिला था। उत्खनन में आपको बता चुका हूँ। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया। इसके अलावा यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति निकली है जिसके गर्भ से पेड़ उगा हुआ है। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से
पेड़ उगा हुआ है। ये जो स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे धरती की देवी बोला जाता था, मातृ देवी। इसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम आपकी परीक्षा को देखते हुए अब अगले स्थल को लेते हैं। तो अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन हुआ था इसका 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी, के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। देखिए, मोहनजोदड़ो में इसका उत्खनन रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। शासन व्यवस्था इसमें राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। सबसे बड़ी इमारत है इसकी विशाल अन्नागार, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। सार्वजनिक स्थल है इसका विशाल स्नानागार। देखिए, स्नानागार जो था इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण की, वो थी 55 मीटर, और जो इस तरह से लंबाई मान लीजिए पूर्व से पश्चिम, वो थी 33 मीटर। और इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। इसके बीच था ये स्नानागार, जिसकी लंबाई ये लिखी हुई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है इसकी 7.01 मीटर और गहराई है, नीचे को गहराई 2.43 मीटर। ये इसका सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है और इसके पास कमरे भी बने हुए हैं। लगभग इसका जो अनुमान लगाया गया है वो सार्वजनिक पर्वों पर इसका उपयोग होता होगा नहाने के लिए। इसके बाद हर घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में। कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति है जिसे पशुपतिनाथ बताया गया है। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कालीबंगा। हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, अब कालीबंगा देखते हैं। देखिए, कालीबंगा का उत्खनन 1953 में एक घोष के द्वारा किया गया। राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है, जिसे आज वर्तमान में हनुमानगढ़ बोलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय पर हल का प्रयोग होता था, लकड़ी के हल का। फावड़े वगैरह के उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है कालीबंगा से, और हल का साक्ष्य मिला है। ईंटों के चबूतरे बने हुए, अग्निकुंड, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था कालीबंगा में। और अंतिम संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है पूर्ण समाधिकरण, दूसरी है आंशिक समाधिकरण, और तीसरी है दाह संस्कार। देखिए, जो पूर्ण समाधिकरण है, इसमें क्या होता है, जैसे
मुस्लिम समाज में दफनाया जाता है, तो ये दफनाने की प्रक्रिया है। आंशिक समाधिकरण क्या है कि पहले मृत शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के लिए, और पशु पक्षियों के शरीर को खाने के बाद जो बचा कुचा शरीर होता है उसे दफनाया जाता है। इसे आंशिक समाधिकरण बोलते हैं, और दाह संस्कार बोलते हैं, जैसे हिंदुओं में जलाने की प्रक्रिया है। तो इन तीनों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद देखिए लोथल में धान के चावलों के दाने मिले हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्थलों पर अलग अलग साक्ष्य मिले हैं और अलग अलग वो है। देखिए अब आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं लेंगे, जैसे कि उसकी नगर योजना और उसकी जल निकास पद्धति, शांति प्रिय ये संस्कृत सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक काल की थी, और उसकी चारों विषय ये राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे, और अंत में इसके पतन की ओर चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे यूपी SSSC, PET, यूपी पुलिस, SSC, GD जहाँ भी GS आता है और GS में हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री का ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे पढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।